अच्छा, अब एयर वैक्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, एयर वैक्स बनता किसकी वजह से है, मैंने बताया, सारी डिटेल मैंने एनाटॉमी के पोर्शन में डिस्कस कर दी। अब एयर वैक्स ऐसे एक्सेसिवली बन गया है, अब एक एयर वैक्स बन तो गया है यहाँ पर, तो वो एक बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ कैसे जाएगा, हमारे जो हम जो जॉ की मूवमेंट्स करते हैं खाने खाते वक्त, मेस्टिकेशन के टाइम, उस वक्त भी जो है ना इस तरह मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो है ना बाहर की तरफ थोड़ी सी मतलब इधर नज़दीक आ जाती है, हम जो है ना फिर साफ़ कर लेते हैं। उसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने कहा था कि हेयर फॉलिकल्स भी हैं, उसकी सिलिया उसको कहते हैं, उसके थ्रू जो है ना मूवमेंट के थ्रू आ सकते हैं। तो यहाँ जो है ना ये सिलिया बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब कि बिल्कुल इमूवेबल है, तो उसकी वजह से मूव नहीं हो सकता। या अगर जो है ना कान में पानी चला गया है और वैक्स ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो स्वेलअप हो जाएगा, तो वो बिल्कुल इस तरह स्टक हो गया है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, आवाज़ अंदर जा नहीं पा रही है, तो इस एयर कंडक्शन इज़ डिक्रीज्ड देन बोन कंडक्शन, तो कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस इस पेशेंट को हो सकता है। तो अब एयर वैक्स को अभी जो है ना फॉरेन बॉडी की तरह रिमूव करेंगे। क्या क्या पार्ट रिमूवल के मैकेनिज़म्स हैं, या जो है ना हम डायरेक्ट सक्शन के थ्रू रिमूव करेंगे, या जो है ना बाय कॉटन के थ्रू डायरेक्ट जो है ना इस तरह हटा देंगे ड्राई मेथड के थ्रू, या जो है ना इस तरह हुक टाइप होगा, और हम ये वैक्स है उसके पीछे ले आए, उस तरफ इस तरफ पुल कर देंगे और फिर पीछे की तरफ निकाल देंगे, या जो है ना माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब दो टाइप के हो सकते हैं, या जो है ना वो इस तरह प्रॉपर स्टक हुआ हुआ है, या जो है ना वैसे ही पड़ा हुआ है। जब वैसे ही पड़ा है वो तो हम इन मेथड्स के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। जब ऑफ कोर्स ये स्टक हुआ हुआ है तो अब इसमें क्या करेंगे, हम जो है ना पेशेंट को सब्सक्राइब कह रहा हूँ सॉरी प्रिस्क्राइब करेंगे उसको कि ऑयल लगाए, या जो है ना फार्मास्यूटिकल वो होते हैं ऑइंटमेंट्स होती हैं वो लगाएंगे, और इसकी वजह से थोड़ी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये सॉफ्ट हो गए हैं, फिर जो है ना हम किसी भी मेथड के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। तो ये एयर वैक्स का हो गया। अच्छा सॉरी, एक और है कि मतलब अब इरिगेशन के थ्रू भी जो है ना रिमूव कर सकते हैं। इरिगेशन वही वाटर का जेट जो है ना फेंकना एक साइड पे, कि वो इस तरह फिर पीछे की तरफ फेंक सके, मतलब निकाल दे, और फिर हम जो है ना स्ट्रीट रिमूव कर देंगे एक्सटर्नली खुद ही। अब फ़र्ज़ करिए बिल्कुल जो है ना इस तरह स्टक हुआ है, तो इसमें इरिगेशन कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस तरह थोड़ा सा पार्ट रिमूव कर देंगे, ताकि हम जो है ना ये इरिगेशन कर सकें, इस तरह वाटर पास कर सके उसके पीछे। तो दिस वाज द फॉरेन बॉडी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने जो है ना क्या क्या डिस्कस कर दिया, हमने जो है ना एक्सटर्नल पिना भी सारे डिस्कस कर ले, सारे उसके डिजीज़। हमने जो है ना एक्सटर्नल ऑर्टरी मीटस भी डिस्कस कर दिया, और अभी ने जो है ना अब डिस्कस करेंगे क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में क्या क्या डिजीज़ आ सकती हैं, एक है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड का क्या मतलब, कि पीछे की तरफ धकेल दी गई है। पीछे की तरफ क्या है, मिडल ईयर है। मिडल ईयर में क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये यूस्टेशन ट्यूब है, यूस्टेशन ट्यूब फॉर एग्जांपल ब्लॉक हो गया है, तो एयर अंदर जा सकती है, नो, नहीं गई एयर, तो अंदर जितनी एयर रह गई है तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। नेगेटिव प्रेशर हो, अंदर पॉजिटिव प्रेशर, तो पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, तो अंदर की तरफ जो है ना ये धकेल दी जाएगी। और इसकी वजह से जो है ना कोलेस्ट्रोमा भी अभी जो है ना, मैं इसके बाद मिडिल ईयर में जाऊँगा तो उसमें कोलेस्ट्रोमा डिस्कस करेंगे, तो उसमें मेन थ्योरी एक ये भी है कोलेस्ट्रोमा के डेवलप होने की। तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसके अलावा एक अब है रप्चर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसमें जो है ना इस तरह परफोरेशन टाइप आई हुई है। ये क्या हो सकती है, जब एयर प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो और इस तरह जाए, उसकी वजह से जो है ना ये रप्चर हो सकता है। ये कॉजेज़ क्या है उसके, फाइट्स में मेनली, या किस ऑन द ईयर, एक्सटर्नल ऑर्टरी मीटस पे करे तो डायरेक्ट प्रेशर डेवलप होगा, और उसकी वजह से हो सकता है, तो इन दोनों की वजह से। तो ये हो गए हैं। और इसके अलावा आखिरी है टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, वही यहाँ पे जो है ना यही जो है ना परफोरेशन डेवलप हुई हुई है, हील ना हो तो जो एपिथेलियम है माइग्रेट कर जाएगा इसकी तरफ, और हाइलाइजेशन हो जाएगी और कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये परमानेंट होल बन जाएगा। तो ये टिम्पैनोस्क्लेरोसिस है। अब टिम्पैनोस्क्लेरोसिस हो गई है, इसके मैंने जो है ना एनाटॉमी में डिस्कस किया था कि एक तरफ बाहर की तरफ जो है ना एपिथेलियल लेयर है, बीच में फाइब्रस लेयर है, और अंदर की तरफ म्यूकोजा लेयर है। तो इसमें क्या होगा, ये जो फाइब्रस लेयर है ये भी चली जाएगी, तो यहाँ पे इसमें भी चली जाएगी। और एक और टॉपिक है एट्रोफिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसमें भी जो है ना ये रिमूव हो जाएगी। अंदर जो है ना फाइब्रस लेयर नहीं होगी, तो वो अपनी जो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ थी ना वो ऑफकोर्स नहीं होगी। 3 लेयर थी, फिर 2 लेयर होगी, तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो गई ना। तो यहाँ पर जो है
एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के एक्सटर्नल ईयर के सारे जो है ना डिजीज़ एंड सब कुछ हो गया। अब जो है ना मिडिल ईयर की तरफ जाते हैं। ओके तो अब मिडिल ईयर स्टार्ट करते हैं। मिडिल ईयर में मैंने एनाटॉमी में बता दिया था, मिडिल ईयर में जब भी पढ़ेंगे तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट की सब कुछ पढ़ेंगे। मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है, ये मिडिल ईयर कैविटी हो गई है, यहाँ पे इस तरह यूस्टेशियन ट्यूब हो गया, ये एटिक वाला रीजन है जो टॉप मोस्ट है, और यहाँ पर मैस्टॉइड एंट्रम है, और यहाँ पर ये जो इस तरह ओपनिंग है दिस इज़ कॉल्ड एज द एडिटस। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अब यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में बताता हूँ, और फिर जो है ना डिटेल अबाउट द मिडिल ईयर इन्फेक्शंस वो पे डिस्कस करते हैं। तो यूस्टेशियन ट्यूब का यहाँ पे फंक्शन क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब क्या करेगा, यहाँ पर जितनी भी सिक्रीशंस हैं उसको एक्सक्रीट आउट करेगा मिडिल ईयर में जितनी हैं, ये एक फंक्शन हो गया। उसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या होगा, ये जो है ना एरिएट करता है मिडिल ईयर कैविटी को, तो एयर प्रोवाइड करते हैं, मतलब वेंटिलेशन या एयर प्रेशर जो है ना मेंटेन करता है। थर्ड ये फंक्शन हो गया कि ये तो ऑफ कोर्स ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, नेज़ोफेरिंक्स में ओपन हो रहा है। ये एरिया क्या है, नेज़ोफेरिंक्स का ओपन एरिया है। मैं ज़रा इस तरह कर लेता हूँ समझाने के लिए। ये नेज़ोफेरिंक्स का मतलब ये क्या है, पोस्टीरियर कॉना है, यहाँ पर जो है ना ट्रबिनेट्स है 3 वाले, ये जो है ना पोस्टीरियर कॉर्न है, और ये नेज़ोफेरिंक्स का एरिया, यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब है, इधर पीछे ट्यूबल टॉन्सल है, पीछे एडेनॉइड्स है, और नीचे जो है ना ओरल कैविटी की तरफ जाती है नेज़ोफेरिंक्स का एरिया है। तो यहाँ पर जब हम मतलब जब बोलते हैं ना तो आपके मतलब जब भी आप मतलब बोलते हैं ना तो 2 किस्म की वेव्स होती है, एक जो है ना माउथ के थ्रू बाहर निकलती है और एक नाक के थ्रू निकलती है, दोनों के थ्रू निकलती है। ठीक, ये मैं आगे स्पीच डिसऑर्डर्स बताऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा, लेकिन उसमें सिर्फ ये बात है कि जब नाक के थ्रू जो एयर जाती है जो बोलने के टाइम, तो वो हाई प्रेशर साउंड्स क्या हैं उनको यूस्टेशियन मिडिल ईयर में आने से भी प्रिवेंट करता है। वो इधर क्या करता है, अपने आप को बंद कर देता है, लॉक कर देता है। तो ये थर्ड फंक्शन इसका ये हो गया। और इसके अलावा जब भी कोई मतलब यहाँ पे अब आप आकर देखें, आप पेप्सी पीते हैं तो कभी कभी गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो नाक से निकलनी शुरू हो जाती है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना। तो वो भी वो नेज़ोफेरेंजियल सीक्रेशन से जो इस तरह आई हैं, तो उनको भी जो है यूस्टेशियन ट्यूब में आने से ब्लॉक करता है, यूस्टेशियन ट्यूब में इंटर होने से ब्लॉक करता है। यूस्टेशियन ट्यूब में जब वो सिक्रेशन चली जाएगी नेज़ोफेरेंजियल, तो वो कहाँ एंड अप होगी, वो मिडिल ईयर में एंड अप हो जाएगी। तो मैंने अभी तक जितनी बार भी बताया कि जब भी फ्लूइड स्टैटिक होगा किसी सिक्रेशन में, वहाँ पे बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इसको मिडिल ईयर इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट कर रहा है यूस्टेशियन ट्यूब। तो दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। अब मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो गया है या हो रहा है, तो वो किस किस वजह से हो रहा है, सारा जो है ना यूस्टेशियन ट्यूब मेनली जो है ना या प्रॉब्लम होगा या ये प्रॉब्लम होगा, या इस तरफ से जो है ना, ये तो हम नेज़ोफेरिंक्स वाले एरिया में हैं, ये एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और फिर पीछे मिडिल ईयर कैविटी है। तो या जो है ना इधर इस जगह से जो है ना इन्फेक्शन आएगा बाय असेंडिंग लाइक दिस, या जो है ना बाहर से जो है ना इस तरह इन्फेक्शन आएगा। उसमें ये शर्त होनी चाहिए कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ हो। तो यही 2 होते हैं, और या जो है ना ब्लड बाउंड इन्फेक्शन होते हैं जो ब्लड के थ्रू डायरेक्ट बस आ जाते हैं, वो तो खैर ज़्यादा रेयर है। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से यूस्टेशियन ट्यूब वाले हैं, फिर जो है ना ईयर वाले हैं। ये मैंने कॉमन क्यों बोले सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखें, क्योंकि चिल्ड्रन में मोस्टली जो है ना थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब इन्फेक्शन होता है। वो इस तरह के यूस्टेशियन ट्यूब देखिए, अब मैंने किस तरह बनाई है, मैंने इस तरह करके बनाई है ना, थोड़ी कर्व थी और थोड़ी मतलब लेस थिक है। ये एडल्ट यूस्टेशियन ट्यूब है। आप देखते हैं बच्चों में जो है ना मिडिल ईयर इन्फेक्शन कॉमन होता है, क्यों, क्योंकि उनके जो यूस्टेशियन ट्यूब की जो वो है ना अपीयरेंस है, इट इज़ मोर हॉरिजॉन्टल एंड मोर वाइडर। तो यहाँ पर जब भी देखें, अच्छा अब मैं एक और बता देता हूँ, बच्चे को जब फीडिंग होती है तो इस तरह टाइप के टिल्टेड हेड होता है, मतलब कि थोड़ा देखिए मैंने टिल्ट किया हुआ है। टिल्ट मैंने क्यों किया है, क्योंकि अगर ये इस तरह आप फीडिंग करेंगे, मतलब इसी तरह बच्चे को इसी तरह ही फीडिंग कर रहे हैं, तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या है, स्ट्रेट है। तो नेज़ोफेरिंक्स के थ्रू ये ज़रा मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। जब भी फीडिंग होगी थ्रू माउथ, ये फॉर एग्जांपल माउथ है, तो वो नेज़ोफेरिंक्स के थ्रू इस हॉरिजॉन्टल एंड मोर वाइडर यूस्टेशियन ट्यूब में आ गया।
तो अब यहाँ पर भी स्टैटिक हुआ तो इसकी वजह से यहाँ पर भी जा सकता है, या फिर इधर भी इन्फेक्शन कॉज कर देगा, इधर क्या कर देगा, या इधर ओक्लूजन कॉज कर लेगा। इधर ओक्लूजन कॉज कर ली तो ये जो है